गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में टॉपिक क्या चल रहा था? थार डेजर्ट। थार का मरुस्थल। इसमें अपन ड्राई डेजर्ट पढ़ रहे थे, शुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल का पहला पार्ट अपन ने पढ़ा था रेतीला मरुस्थल। पढ़ लिया था रेतीला मरुस्थल। दूसरा हम्माद डेजर्ट, हम्माद मरुस्थल। ठीक है। और हम्माद मरुस्थल में लास्ट में अपन ने पढ़ी थी झीलें, प्लाया लेक। प्लाया लेक, प्लाया लेक में अपन ने पढ़ा टाट, टाड व तल्ली और रण। यही पढ़ा था ना। इसी के नीचे नोट डालना आपको, नोट डाल के नोट डाउन करना है। रेतीले मरुस्थल व रेग मरुस्थल में, यानी मिश्रित मरुस्थल, रेतीले मरुस्थल व मिश्रित मरुस्थल में, रेतीले मरुस्थल व मिश्रित मरुस्थल में, मिश्रित मतलब रेग मरुस्थल में बालूका स्तूपों के मध्य वर्षा काल में, वर्षा काल में बनने वाली अनस्टेबल, वर्षा काल में बनने वाली अस्थायी झीलों को, अस्थायी झीलों को मरहो व सर कहा जाता है। मरहो व सर कहा जाता है। जैसलमेर में इन्हें मरहो कहा जाता है, व शेखावाटी में सर कहा जाता है। जैसलमेर में तो क्या कहते हैं? मरहो। और शेखावाटी में सर। क्लियर बेटा? अब आ जाओ, जो आरपीएससी ने सवाल पूछा था उसकी बात कर लेते हैं। मरहो जैसलमेर जिले में, मरहो जैसलमेर जिले में झीलों के सूखने पर, झीलों के सूखने पर बनने वाली पपड़ी नुमा आकृति, लेयर्स, बनने वाली पपड़ी नुमा आकृति, झीलों के सूखने पर बनने वाली पपड़ी नुमा आकृति होती है। ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था। तो इस लाइन को पढ़ो और दिमाग में डालो। ठीक है। कब? मई में, मई का महीना और जून का महीना। मई और जून में
किसी तालाब को देखना। आ गया समझ में? ऊपर ही ऊपर क्या बन जाती है? पपड़ियाँ। आ गया समझ में? बस अब आगे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, एक झटके में आपके दिमाग में सीन आ गया कि सूखने पर ऊपर पपड़ियाँ जमा हो जाती है। ठीक है, और इन्हीं पपड़ियों को क्या कहते हैं? मरहो। ठीक है, और वास्तव में मरहो होती क्या है? झील होती है जो सैंड ड्यून के बीच में होती है। याद रखना, बालू का स्तूपों के बीच में। अनस्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्षा के टाइम में होती है, बाद में सूख जाती है। सूखने पर, इनके सूखने का जो टाइम है बेटा, मई जून नहीं है, इनके सूखने का टाइम है सितंबर अक्टूबर। ठीक है, सुनो रुको, सितंबर और अक्टूबर। अक्टूबर में फिर ध्यान दो सूख गई। सूखने पर इनकी मिट्टी जो होती है उसमें ह्यूमिडिटी होती है, और उस ह्यूमिडिटी में रबी की फसल बोई जाती है। और स्पेशली गेहूं और जौ जैसलमेर में, धोरों के बीच में। ठीक है, तालाब सूख गए छोटे छोटे से, उसमें फिर गेहूं और जौ बोया जाता है। उस कृषि को मरहो कृषि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरहो कृषि। ठीक है, जैसलमेर और बाड़मेर में बालू का स्तूपों के मध्य रबी की फसल ली जाती है, जिसे मरहो कृषि कहा जाता है। आ गया समझ में? और इसकी ऊपर की जो पपड़ी होती है वो मड टाइप में होती है। मड मतलब, ध्यान से सुनो, जैसे मुल्तानी मिट्टी होती ना, उतनी बारीक होती है। टेल्कम पाउडर से भी बारीक होती है। अतः उस मिट्टी का प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। तालाब की मिट्टी का सौंदर्य प्रसाधन में कैसे? इधर देखो मेरी तरफ, ये दो बालू का स्तूप, बरसात आई, दो बालू का स्तूप, बरसात आई, बीच का पार्ट सूखा। ठीक है, बरसात के कारण क्या होगा? बारीक बारीक मिट्टी सारी की सारी पानी के साथ बहकर बीच में आ जाएगी, और यहाँ पानी जमा हो गया। दोनों बालू का स्तूप में मोटी मोटी रेत रह गई, और सारा पानी बहकर बारीक मिट्टी को बीच में ले आएगा। फिर पानी तो सूख गया, बारीक उपजाऊ मिट्टी बच जाती है, जिसे मरहो सॉइल कहा जाता है, मरहो कृषि कहा जाता है, मरहो पपड़ी कहा जाता है, मरहो झील कहा जाता है। समझ गए ना आप? मरहो इट मीन जैसलमेर, जैसलमेर नहीं हो बाड़मेर। आ गया समझ में? अनस्टेबल झीलें हैं सारी की सारी, जिनके सूखने का टाइम अक्टूबर, ताकि रबी की फसल ली जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अपने इधर गाँव में, जैसे अजमेर है, भिलवाड़ा है, टोंक है, जयपुर है, सीकर है, यहाँ ध्यान दो मई जून आते आते सारे तालाब सूख जाते हैं। ठीक है, और तालाब सूखते हैं तो तालाब सूखने के बाद उसमें पपड़ियाँ बन जाती है। ये एक एग्जाम्पल दिया था। मरहो झीलें तो बहुत ज़्यादा वेस्ट में है, पश्चिम में है। समझ में आ गया पूरा का पूरा? मरहो शब्द या खडिन शब्द से तात्पर्य क्या है? जैसलमेर। चाहे मरहो हो, चाहे खडिन हो, चाहे प्लाया हो। पूछ ले क्वेश्चन, सबसे ज्यादा प्लाया झीलें कौन से जिले में है? सबसे ज्यादा मरहो झीलें कहाँ है? सबसे ज्यादा सर झीलें कहाँ है? चूरू में। ठीक है, और वहां ध्यान दो बरखान बालू का स्तूप है। कौन से बालू का स्तूप है? बरखान। दो पार्ट अपन पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं, और वो है ध्यान दो रेग मरुस्थल। रेतीला हो गया ना, माद हो गया। अब 3 नंबर लगा के लिखो, मिश्रित मरुस्थल। मिश्रित मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल। और मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग। और इसी अरेबियन वर्ड है, इसी से ही रेगिस्तान शब्द बना है, रेग। लिख लिया बेटा? आगे क्या लिखा? रेग मरुस्थल। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के समानांतर, समवर्षा रेखा के समानांतर, फर्स्ट एरो लगा के। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के समानांतर, ये पहला एरो है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे, इसे लिटिल डेजर्ट भी कहा जाता है, इसे लघु मरुस्थल भी कहते हैं, लघु मरुस्थल भी कहते हैं। अब एच.एम. सक्सेना की किताब की लाइन लिखा रहा हूं मैं आपको अगली। यह बाड़मेर से
बीकानेर तक एक सकड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। यह बाड़मेर से बीकानेर तक एक सकड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। कहां से कहां तक? बाड़मेर से बीकानेर तक एक सकड़ी पट्टी के रूप में स्थित है। नीचे से ऊपर की ओर एक सकड़ी पट्टी चलेगी। जिले कौन कौन से आएंगे? तो जिले लिखो, नीचे जिले लिखो, सीक्वेंस में लिखा रहा हूं मैं। बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, बालोतरा, आगे क्या लिखा? जोधपुर, नागौर, नागौर लिख लिया, बीकानेर व गंगानगर। सूरतगढ़ भी इसी में आता है, वह गंगानगर। वापस बोलूं? एक बार वापस ध्यान सुनो। बाड़मेर, बाड़मेर के बाद क्या लिखा? बालोतरा, फिर जोधपुर, फिर नागौर, फिर बीकानेर और फिर गंगानगर। एक सकड़ी पट्टी चलेगी, ठीक है, जो गुड़ामलानी के आसपास से शुरू होती है और आगे कहां तक? सूरतगढ़ तक चलती है, एक सकड़ी पट्टी। जोधपुर में सबसे ज्यादा है ये, ठीक है। तो नीचे लिखो, रेग मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जोधपुर जिले में है। जोधपुर जिले में है। कौन से जिले में? जोधपुर में। सर्वाधिक विस्तार जोधपुर जिले में है। और अंतिम लाइन में लिखो, इस मरुस्थल में पैराबोलिक यानी परवलयाकार, इस मरुस्थल में परवलयाकार व बरखान बालू का स्तूप दिखाई देते हैं। पैराबोलिक, परवलयाकार व बरखान बालू का स्तूप दिखाई देते हैं। कौन कौन से सैंड ड्यून है बेटा? बरखान और पैराबोलिक। क्लियर दैट्स? वापस सुन लो, रेग मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल, रेत भी है, चट्टाने भी है, इसे लघु मरुस्थल भी कहा जाता है। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के समानांतर है ये, और ये बाड़मेर से स्टार्ट होता है, अपर पार्ट में बीकानेर तक है, सबसे ज़्यादा जोधपुर जिले में है, ठीक है। और इसमें पैराबोलिक और बरखान बालू का स्तूप है। आ गया समझ में? इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। चले अगली हेडिंग डालो, 2 नंबर लगा के, अर्ध शुष्क मरुस्थल। क्या हुआ बेटा? क्या कहना चाह रही है? सबसे ज्यादा कौन से मिलता है? पैराबोलिक। जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अपनी सारी क्लासेस ड्रॉप करके 2 घंटे आपके पास आ रहा हूँ। देखो आप क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ लो, इसके बाद क्लाइमेट वाला शुरू करूँगा, उसके बाद तो पर डे एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, ठीक है ना। नदियों में तो नोट्स रहेंगे आपके पास, समझाने की जरूरत नहीं है, वहाँ तो 1 मिनट में समझा दूंगा, ये इसमें मिल रही है, इसका नाम ये, इसका नाम ये अंतर है, इसमें ये सवाल आएगा, इसमें ये है। खनिज में नोट्स रहेंगे आपके पास, मैं बोर्ड पे पढ़ाते चलूंगा। सिर्फ 2 चैप्टर के लिए कहा मैंने, एक तो ये जो चल रहा है जो, और एक आगे क्लाइमेट वाला, इसमें बढ़िया रहेगा। उसमें आंकड़े है लेकिन अपन बातचीत कर लेंगे, सबसे बढ़िया। मैं आपके पास नोट्स है, मैं बोलूँगा इस सवाल में ये आया था, ये आया था, जैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाले ये जिले, राजस्थान का जनसंख्या घनत्व ये है, तो इसके समानांतर कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व है, ठीक है। शहरी जनसंख्या घनत्व, शहरी साक्षरता, ग्रामीण साक्षरता, ठीक है, बहुत सारी बातें आएगी, ठीक है ना। हाँ तो अपन अर्ध शुष्क मरुस्थल हेडिंग डाल ली, 2 नंबर लगा देना। पहले अपन क्या पढ़ रहे थे? शुष्क,
अब मुझे यहाँ एक बार रिमाइंड करवा दो, अर्धशुष्क मरुस्थल में कितने पार्ट पढ़ेंगे अपन? 4 पढ़ेंगे ना? बोलो। पहले तो इसकी विशेषताएं ठोको, वन बाय वन इसकी विशेषताएं लिखो। अर्धशुष्क मरुस्थल की लिखो, इसमें पहली लाइन, यह प्रदेश 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाओं के मध्य है। 25 से 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाओं के मध्य है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार, अगली लाइन में, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ये क्षेत्र BSHW जलवायु क्षेत्र में आता है। BSHW जलवायु क्षेत्र में आता है। लिख लिया? यहाँ नदियाँ, इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम, आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। यहाँ नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। नदियाँ आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। आंतरिक अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। अगली लाइन में, इस प्रदेश में ओल्ड रिवर डिपोजिशन, पुराने नदी निक्षेप है। पुराने नदी निक्षेप है। पुराने नदी निक्षेप मतलब, हाँ हाँ, वेरी गुड, ब्रैकेट में लिखो। अब ब्रैकेट में क्या, वैसे भी लिखो, पुराने नदी निक्षेप है, जिस कारण इसे बांगर क्षेत्र कहा जाता है। इसे बांगर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? बांगर प्रदेश। लिख लिया? अगली लाइन में, यहां अपरदनात्मक इरोजनिक, यहां अपरदनात्मक कारकों में, कारक, अपरदनात्मक कारकों में विंड व रिवर, पवन व नदी, पवन व नदी दोनों कारक प्रभावी है। दोनों कारक प्रभावी है, एक्टिवेट है। दोनों कारक प्रभावी हैं। नोट कर लिया? बोलो बच्चों। और वेजिटेशन में यहाँ ध्यान दो, अर्धशुष्क प्रकार की वनस्पति है, जिसमें खेजड़ी, रोहिड़ा और बबूल, ये 3 सबसे ज़्यादा ट्री है। अरावली के नीचे वाले भाग में धोकड़ा जरूर मिल जाता है, धोंक। बाकी वेजिटेशन में यहाँ रोहिड़ा, खेजड़ी और बबूल, इनकी प्रायोरिटी है। घास के मैदान हैं, जिन्हें रोही कहते हैं, छापर कहते हैं, बीड़ कहते हैं। शेखावाटी में स्पेशली ध्यान रखना, ठीक है? वेस्ट में छापर कहते हैं और ईस्ट में बीड़ कहते हैं। अरावली के पद में, पांवों में जितने भी घास के मैदान हैं, उनको बीड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? बीड़। और दूर जाकर बालू का स्तूपों में घास के मैदान है, उन्हें छापर कहते हैं। सपाट जगह पर है ना बेटा, उन्हें तो क्या कहते हैं? छापर। सब जानते हो आप लोग। छापर का मतलब क्या है? सपाट जगह, मैदान। अपन क्रिकेट खेलते थे बचपन में छापर में, यानी खाली जगह। छापर का मतलब क्या? खाली जगह, जहाँ गायें भैंसे आकर चरती है। तो छापर मतलब सपाट। और पहाड़ियों के नीचे बीड़, जहाँ पेड़ भी हो और घास भी हो, जिसे बीड़ कहते हैं। ठीक है?
अभी जस्ट रीट लेवल 2 में अभी जो पेपर हुआ उसमें क्वेश्चन आया था, और उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से सुनो। बोलूं मैं? तैयार हो? क्वेश्चन था पॉर्कलैंड टाइप की वेजिटेशन राजस्थान में कौन से प्रदेश में मिलती है? तो पॉर्कलैंड की एक खास विशेषता होती है। पॉर्कलैंड जो वेजिटेशन है ये दक्षिणी अफ्रीका में है या ऑस्ट्रेलिया में है? पहली बात तो ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में जो घास के मैदान होते हैं उन्हें पॉर्कलैंड कहा जाता है। ठीक है, और ये गर्म घास के मैदान होते हैं। ठंडे घास के मैदानों को दक्षिणी अफ्रीका में वेल्ड कहते हैं और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स कहते हैं। यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया का पेड़ है, सफेदा, है ना, सफेदा, और उसके साथ के साथ घास, सफेदे के आसपास, ठीक है, घास के मैदान सफेदे के आसपास वो मार्सुपियस यानी कंगारू, कंगारू जीव रहता है सफेदे के आसपास, और घास सामने, कंगारू को और क्या चाहिए। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, नेशनल ट्री, वो है सफेदा। वहां सफेदे का पेड़ फिर घास, फिर सफेदे का पेड़ फिर घास, तो 30 मीटर दूर है तो एक सफेदा, फिर घास का मैदान, फिर 30 मीटर दूर एक सफेदा, 40 मीटर, 50 मीटर दूर। अपने यहाँ ऐसा क्या है, अपने यहाँ खेजड़ी है, जाओ देखे वेस्टर्न राजस्थान में एक खेजड़ी का पेड़, ठीक है, फिर घास, फिर 40 मीटर आगे एक खेजड़ी का पेड़, फिर घास। यदि पेड़ चित्रे हो और बीच में घास हो तो ऐसी लैंडस्केप को पॉर्कलैंड कहते हैं। और ये क्वेश्चन अभी L2 में आया है, लेटेस्ट। ठीक है, पॉर्कलैंड का मतलब क्या होता है कि पेड़ युक्त घास का मैदान। ठीक है, लेकिन पेड़ छितरे हुए होते हैं, तो क्या करते हैं कि ये वाइल्ड जो जीव है हिरण, वो क्या करते हैं, खाते तो कहाँ है, घास, और आ जाते हैं सोने के लिए पेड़ के नीचे। ठीक है, ये सिस्टम जो लैंडस्केप दिखाई देती है, लैंडस्केप मतलब भूदृश्य, ऐसा दृश्य जिसमें पेड़ हो दूरी दूरी पर और बीच में घास के मैदान हो, ऐसी स्थलाकृति को पॉर्कलैंड कहा जाता है। और पॉर्कलैंड हमेशा कहाँ दिखाई, अपने राजस्थान में कहाँ दिखाई देते हैं, सीकर में, नागौर में, अजमेर में, सिरोही में, जालोर में, जोधपुर में, ठीक है, और झुंझुनू में, इसमें चूरू में, इन पूरे क्षेत्रों में ध्यान दो, पेड़ के साथ जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं, पॉर्कलैंड। पॉर्कलैंड जो दृश्य है वो अपने BSSW का है। किसका है, BSSW का। नोट कर लो इस लाइन को। इस प्रदेश में घास के मैदानों को, घास के मैदानों को छापर, बीड़ व रोही भूमि कहा जाता है। छापर, बीड़ व रोही भूमि कहा जाता है। खेजड़ी, रोहिड़ा, खेजड़ी, रोहिड़ा जैसे वृक्षयुक्त घास के मैदानों को, जैसे वृक्षयुक्त घास के मैदानों को पॉर्कलैंड लैंडस्केप कहा जाता है। पॉर्कलैंड लैंडस्केप कहा जाता है। पेड़ युक्त घास के मैदानों को पॉर्कलैंड लैंडस्केप कहा जाता है। नोट कर लिया, ये अभी रीट में पूछा गया सवाल है। आगे चलें। इस प्रदेश को निम्न 4 भागों में बांटा गया है। कितने पार्ट्स में, 4 पार्टों में। पहला पार्ट आएगा इसमें, ऊपर से चले, चलो। पहला है घग्गर बेसिन, 1 नंबर, घग्गर बेसिन।
घग्गर बेसिन, इसे उत्तरी पश्चिमी सिंचित प्रदेश भी कहते हैं। उत्तरी पश्चिमी सिंचित प्रदेश भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट आते हैं इसमें गंगानगर व हनुमानगढ़। जिले कौन कौन से? गंगानगर व हनुमानगढ़। नोट कर लिया? जिले कौन कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़। उत्तरी पश्चिमी सिंचित प्रदेश। गंगानगर, हनुमानगढ़। नोट कर लिया बेटा जी? घग्गर बेसिन, घग्गर नदी का बेटा। अब सवाल ये आ जाए कि राजस्थान के कौन से भाग में घग्गर बेसिन है? उत्तरी भाग, उत्तरी भाग। ये क्वेश्चन आ जाए थार डेजर्ट के कौन से भाग में घग्गर प्लेन है? तो भी उत्तरी भाग। तो राजस्थान हो चाहे थार मरुस्थल हो, दोनों में राइट आंसर क्या आएगा? उत्तरी भाग। अब इसको मैप में देखना थोड़ा सा। पहला जिला है श्री गंगानगर, और दूसरा है हनुमानगढ़। ये दो जिले, और ये श्री गंगानगर। और उधर आ गया ये हनुमानगढ़, नौरभाद्रा। यहाँ आ गया ये सूरतगढ़। देखो बोर्ड पे, सूरतगढ़। और यहाँ आएगा ये अनूपगढ़। और इस जगह आ गया ये भटनेर, पीलीबंगा, कालीबंगा, रंगमहल। ठीक है। और ऊपर ये श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। नीचे आ गया नौहर। ठीक है। और यहाँ जिला आ गया चूरू। और यहाँ कौन आएगा? बीकानेर। घग्गर, घग्गर का प्राचीन प्रवाह, ध्यान से देखो, घग्गर का प्राचीन प्रवाह सिरसा, और सिरसा से हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ में नौहर, नौहर से चूरू, और चूरू से बीकानेर की ओर था। ये पुरानी घग्गर है, ओल्ड घग्गर। पुरानी घग्गर को किस नाम से पुकारा गया? द्रसद्वती। द्रसद्वती के मैदान में आज की तारीख में यहाँ, ठीक है, जो सैंड है, बालू का स्तूप है इस जगह। ठीक है। ये अनुप्रस्थ प्रकार के हैं। किस प्रकार के हैं? अनुप्रस्थ। ये अनुप्रस्थ बालू का, अनुप्रस्थ। और जबकि ध्यान दो, अनुप्रस्थ से जस्ट आगे जो सैंड ड्यून मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे बरखान। कौन से? बरखान। ये एरिया बरखान का आ गया। नौहर, ये पूरा बरखान का क्षेत्र है, जिसमें चूरू और हनुमानगढ़ का नौहर भाद्रा, ये बरखान का क्षेत्र, और इधर ये अनुप्रस्थ का। ठीक है। स्टार सैंड ड्यून कहाँ मिलते हैं? तो स्टार सैंड ड्यून सूरतगढ़ के आसपास। ये तारा बालू का स्तूप, जानते हो ना आप लोग? लिखा दिया ना मैंने, ये स्टार सैंड ड्यून। ये घग्गर प्राचीन घग्गर है। कौन सी घग्गर है? बोल तो जाओ। आगे क्या लिखा बोला अपन ने? पहला वर्ड प्राचीन। घग्गर में से प्राचीन शब्द किसको इंडिकेट करता है? बांगर को। अतः नौहर भाद्रा और चूरू का क्षेत्र ये पुरानी मिट्टी का क्षेत्र है। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? बांगर। इसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या किया जाएगा? बांगर। ये लो, बांगर लिख दिया मैंने बोर्ड पे।
ये तो बात आ गई पुरानी घग्गर की। अब नई घग्गर देखो ध्यान से। भटनेर, ये भटनेर, ठीक है, भटनेर से सूरतगढ़, ये नई वाली घग्गर है। और इसका जो प्रवाह है वो इस तरीके से है। इसके प्रवाह में ध्यान दो, तटबंध जो है, तटबंध को अपन हिंदी में अपनी भाषा में कहते हैं पहाड़। तालाब पे पहाड़ होती ना, बोलो। तालाब के आगे एक दीवार होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, पाल। हाँ, पहाड़ है, ठीक है। इसके तटबंधों को, ये दोनों तटबंध है, इनको पाट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाट। तटबंध को क्या कहते हैं, पाट। और ये बीच का जो मार्ग है इसे कहते हैं नाली। क्या कहते हैं, नाली। और ये इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नई मिट्टी बिछाती है। ये पूरे एरिया में नई मिट्टी है, इसके लेटेस्ट सॉइल है ये, ठीक है। और इस लेटेस्ट सॉइल को अपन कहते हैं भूरी जलोढ़, ठीक है। और ये आ गई खादर। घग्गर, बांगर प्लस खादर इज इक्वल टू थली। घग्गर के पुराने तल, तल, तल का मतलब क्या, बॉटम। तल का मतलब क्या होता है, पेंदा होता है, नदी का पेंदा, बोलो। तो ये पुराना पेंदा और ये नया पेंदा, बोल तो जाओ। पुराना पेंदा बांगर, नया पेंदा खादर, दोनों पेंदा मिलके क्या कहलाते हैं, थली। तल, तल से क्या बन गया, थली। थली प्रदेश, इट मीन्स घग्गर का बांगर प्लस खादर क्षेत्र, यानी पूरा एरिया क्या कहलाता, थली। घग्गर का पुराना एरिया कहाँ है, तो चूरू में है, हनुमानगढ़ में और बीकानेर में है। और घग्गर का नया एरिया, आज का एरिया कौन से जिलों में है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कालीबंगा, ठीक है, के नष्ट होने का एक कारण फ्लड को भी माना जाता है, बाढ़ को भी माना जाता है ना, बोलो। तो फ्लड को भी माना जाता है। अब इसका ये पुराना एरिया जहां बाढ़ नहीं पहुंचती और वो ऊपर वाला एरिया में बाढ़ पहुंचती, तो आप देखो पीलीबंगा और कालीबंगा यहाँ है। जहां मैंने इधर तो क्या लिखा, भटनेर, इधर सूरतगढ़, यहाँ है ये आपके सिविलाइजेशन एरियाज, ठीक है। तो ये यहाँ बाढ़ का क्षेत्र है, ये बिना बाढ़ का क्षेत्र है। अब बिना बाढ़ वाले को तो क्या कहेंगे, बांगर, और बाढ़ वाले को क्या कहेंगे, खादर, ठीक है। खादर और यानी पुरानी घाटी और नई घाटी दोनों को क्या कहा जाता है, थली। और घग्गर के बॉटम को, पेंदे को कहते हैं तल। और पूरी अभी जो नाली बह रही है, अभी जो पूरी घग्गर बहती है उसे कहते हैं नाली। और उसके तटबंधों को कहते हैं पाट। और घग्गर की जो भूरी जलोढ़ मिट्टी है इसको कहते हैं बग्गी या काठी। क्या कहते हैं, बग्गी या काठी, उपजाऊ मिट्टी को। हनुमानगढ़ में स्पेशली क्या कहते हैं, बग्गी या काठी। तो वापस देखो बोर्ड पर, ठीक है, ध्यान से समझना। प्राचीन घग्गर को द्रसद्वती कहा जाता है। द्रसद्वती का प्रवाह हनुमानगढ़, नौहर, ठीक है, नौहर से चूरू, चूरू से बीकानेर की ओर है। प्राचीन द्रसद्वती के आगे फ्रंटियर पार्ट में वर्तमान में अनुप्रस्थ और बरखान बालू का स्तूप है। तो वेस्ट की ओर तो अनुप्रस्थ चले गए, ईस्ट की ओर बरखान है, ठीक है। और इसकी जो घाटी है नौर भादरा में अभी दिखाई देती है, द्रसवती वैली। कौन सी वैली, द्रसवती वैली। और यह संभावना लगाई जाती है कि यहाँ भी ध्यान दें सिविलाइजेशन के अवशेष मिले हैं, मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हरियाणा में इस पूरी घाटी की खुदाई हो चुकी है। हरियाणा ने क्या किया, द्रसवती को जिंदा कर दिया, ठीक है, सरकार गवर्नमेंट ने कर दिया उसको जिंदा। क्यों, क्योंकि वो पूरी घाटी अगर खुद गई तो नीचे से नदी आएगी, नदी में कुछ नहीं करना, बरसात आएगी, पानी बढ़ जाएगा, पानी बढ़ जाएगा तो वो एक बड़ी नहर के रूप में जनरेट हो गई बिना पैसे की। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। इसलिए हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया, अब जब उसकी खुदाई चल रही है तो उसके साथ के साथ बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे अवशेष मिल रहे हैं हिस्टोरिकल हरियाणा में, ठीक है। तो ये वही द्रसवती है। अब एक साइड में बरखान आ गए, एक साइड में अनुप्रस्थ सैंड ड्यून आ गए। नई घग्गर जो है उसके प्रवाह को क्या कहते हैं, नाली।
नई घग्गर के प्रवाह को क्या कहते हैं? नाली। और उसके दोनों तरफ के जो तटबंध है उन्हें क्या कहते हैं? पाट। और घग्गर के पुराने और नए मैदान को कहते हैं थली। क्या कहते हैं? थली। और घग्गर की जो भूरी जलोढ़ मिट्टी है उपजाऊ, उसे क्या कहते हैं? बग्गिया काठी। ठीक है। अब 3 लाइनें बड़े सावधानी से सुनना। बोलूं मैं? घग्गर की जो घाटी है, नाली है, वो वर्तमान में भटनेर से सूरतगढ़ तक दिखाई देती है। सही है ना? मैंने सूरतगढ़ तक तो बनाई है, देखो बोर्ड पे। भटनेर से सूरतगढ़ तक दिखाई देती है, लेकिन वर्षा काल में ये अनूपगढ़ तक चली जाती है तो बाढ़ का मैदान बनाती है। तो देखो अनूपगढ़ में बाढ़ का मैदान बना रखा है मैंने। और ध्यान दो, भयंकर बाढ़ की स्थिति में ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो ये फोर्ट अब्बास कहाँ है? पाकिस्तान। वापस 3 लाइनें ध्यान से सुनो। घग्गर की घाटी सूरतगढ़ तक दिखाई देती है, देखो बोर्ड पे। सही है ना? वर्षा काल में ये ध्यान दो अनूपगढ़ तक चली जाती है, और बाढ़ की स्थिति में यह हकरा के रूप में पाकिस्तान में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। तो बाढ़ की स्थिति में सूरतगढ़ के आगे बाढ़ का मैदान है, खादर। ठीक है। और ये पुराने डिपोजिशन है, पुराने निक्षेप है। तभी तो यहाँ बालू का स्तूप है, यहाँ नहीं है, क्योंकि ये नया है और अभी भी प्रभावित है। पिछले साल भी बाढ़ की स्थिति थी, इसलिए यहाँ सैंड ड्यून नहीं बने। और ये पुराना रह गया। पुरानी कोई भी चीज छोड़ दो आप घर पे ही, 2 साल छोड़ जाओ, उसमें डस्ट आकर जमा हो जाएगी ना? बोल तो जाओ। तो पुराना है तो पुराने को क्या कहेंगे? बांगर। नए को क्या कहेंगे? खादर। चित्र पूरा समझ में आ गया? 4 बातें लिखो। चित्र फोटो खींच लो, टाइम बहुत खर्च हो जाएगा। अभी तो इसके 3 पार्ट और बाकी है। फिर दूसरे दिन फिर एक सेंटेंस आएगा, सर कोर्स कब तक पूरा होगा? बड़े प्यार से पूछेंगे लोग। ठीक है, कोर्स कब तक पूरा होगा? तो हम गुस्सा भी नहीं कर सकते। 3 चीजें हमेशा याद रखो। पुरुष को उसकी सैलरी, औरत को उसकी उम्र, और टीचर को कोर्स। ये कभी नहीं भूलना। नहीं नहीं, मैं गुस्सा नहीं हुआ। एक नया कुछ किया। टीचर को ये मतलब कोर्स कब पूरा होगा। ठीक है। लिखा दूं मैं? बोलो। फोटो खींच लो बेटाओ, टाइम खर्च हो रहा फालतू का। बाद में इस एग्जाम के बाद बना लेना जब मौका मिले तो। हाँ क्यों नहीं, स्कूल व्याख्याता के बाद कॉलेज व्याख्याता का एग्जाम नहीं क्या? तो मैंने कौन सा मजाक किया? मैंने ये तो कहा इस एग्जाम के बाद अभी तो पढ़ लो, उसके बाद इसमें जोड़ लेना। कौन सा ये चेंज हो जाएगा साल भर में? साल भर में कौन सी घग्गर उठ के वहां चली जाएगी? ये तो डेटा बैकअप ही रहने वाला है, सेम ही रहेगा ये तो। चले आगे, अगली लाइन में लिखो। जिले लिख लिए ना, गंगानगर, हनुमानगढ़। घग्गर के प्राचीन प्रवाह को लिखो। घग्गर के प्राचीन प्रवाह को प्रवाह, घग्गर की पुरानी घाटी को बातें की है। प्राचीन प्रवाह को द्रसद्वती वैली कहा जाता है, द्रसद्वती घाटी कहा जाता है। घग्गर के प्राचीन प्रवाह को द्रसद्वती घाटी कहा जाता है, जो हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर में है। जो हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर में है। हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर में है। हनुमानगढ़, चूरू व बीकानेर में है। लिख लिया बेटा? इसको सेंटेंस को मतलब छोड़ना मत, इसी में लिखना आगे। इस घाटी में, घग्गर नहीं है याद रखना, द्रस्वती है ये। इस घाटी में अनुप्रस्थ व बरखान बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ व बरखान बालू का स्तूप मिलते हैं। बेटा नोट कर लिया क्या? अब एक बार आंख बंद करके रिपीट करो इस सेंटेंस को।
क्योंकि ये एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक सब में आ चुका है ये सेंटेंस। घग्गर की पुरानी घाटी को द्रस्वती घाटी कहा जाता है, जो ध्यान दो सिंधु नदी घाटी सभ्यता से पहले एक्टिवेट थी, लगभग 7000 बीसी में एक्टिवेट थी ये। ठीक है, यहां बहती थी उस समय, और लगभग 3500 बीसी के लगभग ये इतनी ऊपर, यानी 2500-3000 सालों में ऊपर खिसक गई। ठीक है, फिर अभी और भी ऊपर खिसकी हुई है। लिख लिया क्या यहां तक? समझ में आ गया पूरा? इसीलिए घग्गर को क्या कहते हैं? डेड रिवर। क्यों कहते हैं घग्गर को मृत नदी? हाँ जी, घग्गर को मृत नदी इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार सांप अपना कवर छोड़ता है, उस प्रकार ये नदी अपनी घाटियों को छोड़ देती है। किसको छोड़ देती है? घाटियों को। ठीक है, वो जो घाटी उसको छोड़ के आगे बहने लग जाएगी, नई घाटी बना लेगी। क्योंकि घग्गर कोई मामूली नदी नहीं है बेटा। घग्गर को जो जहां से ओरिजिन होती है वहां लगभग लगभग 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, 150 से 200। कहाँ? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जहां से पैदा हो रही है। इट मीन्स बाढ़ की स्थिति तुरंत पैदा कर देती है, और जिस क्षेत्र में ये आगे जाकर बाढ़ पैदा करती है वहां बरसात ही नहीं आती। ठीक है, इस पूरे एरिया में बरसात नहीं आती, और उधर बरसात आती तो पानी तो बह के आएगा ना। इसलिए घग्गर अपने मार्ग को चेंज कर देती है। मार्ग चेंज करेगी तो कुछ छोड़ के जाएगी ना। छोड़ के जाएगी तो क्या छोड़ेगी? घाटी तो छोड़ेगी। घाटी छोड़ेगी तो उस छोड़ी हुई घाटी को क्या कहेंगे? डेड रिवर, मृत नदी। इसीलिए घग्गर का दूसरा नाम क्या है? मृत नदी। आ गया समझ में? अब इधर देखो, अपन यहां रहते हैं, मान लो अनूपगढ़। अपन सब कहां रहते हैं? अनूपगढ़। लेकिन अपने यहां बरसात की एक बूंद नहीं, लेकिन घग्गर में बाढ़ आ गई और अचानक। और बरसात कहां हो रही है? उत्तराखंड में, वहां हिमाचल प्रदेश में। क्या बात हो रही है आप लोगों के बीच में? अभी मैंने क्या, कौन ये नीचे वाली? ये नहीं बहती, वो ऊपर वाली बहती है। और इसके लिए मैंने क्या कहा था? पिछले साल ही आई थी जोरदार। पिछले साल बरसात ज्यादा हुई थी ना, तो बहुत ज्यादा एक्टिवेट थी ये। और ये ध्यान दो, पाकिस्तान में भयंकर बाढ़ लाती है, रेड क्लिफ को तोड़ देती है। जो बॉर्डर पे कटीले तार है ना, उनको तोड़ देती है। जमीन के अंदर भी इसका प्रवाह है, जमीन के अंदर भी प्रवाह है। ठीक है, बाहर भी है। मैं कह कुछ और रहा था। मैं ये कह रहा था कि अपन अनूपगढ़ में रहते हैं तो अपन को पता ही नहीं है कि बाढ़ आ जाएगी। इसीलिए इस नदी को क्या कहते हैं? नट नदी कहते हैं। और दूसरी बात, इसके तटबंधों को क्या कहते हैं? जल्दी बताओ। देखे, पाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाट। ठीक है, अब इधर देखो मेरी तरफ, बाल्टी लगा रखी है अपन ने वॉशरूम में। बाल्टी भर रही है, भर गई बकेट। भरने के बाद टेप चला रखा है, नल चला रखा है, और पानी भर गया उसमें। अब उसमें से पानी एक धारा के रूप में निकलेगा या चारों तरफ जाएगा? वेरी गुड। इसीलिए इसमें बाढ़ छलक कर आती है। कैसी आती है? छलकाए जा जाम। तो ध्यान दो, छलक कर यूं आती है बाढ़, सामने नहीं आती है। ठीक है, दोनों तरफ, यानी इसका लेवल बढ़ता जाएगा, वाटर लेवल, और बढ़कर ध्यान, क्योंकि इसके पार्ट आसपास की जमीन से ऊपर है। ठीक है, तो यूं बाढ़ आएगी इसमें। दूसरी बात ध्यान दो, हनुमानगढ़ जंक्शन सबसे नीचे है इस एरिया में, और तुरंत पानी बढ़ता है। तीसरी बात ध्यान दो, एक नहर बनाई गई वितरिका। कौन सी? रावतसर। रावतसर वितरिका है इंदिरा गांधी की। उसमें ध्यान दो, इस साइड की एकमात्र वितरिका है नीचे की ओर, जिसमें लिफ्ट नहर नहीं बनाई गई, और वितरिका के रूप में पानी छोड़ देते हैं, वो पानी बहकर नीचे चला जाता है। इट मीन्स घग्गर पूरे प्रदेश में हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन, कौन सा रेलवे स्टेशन? हनुमानगढ़। ये एरिया हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन का सबसे निचला स्थान है। और ये आपके टीचर्स भर्ती में आज नहीं, 25 सालों से पूछा जा रहा सवाल है। लगभग 2003 में पूछ लिया गया कि राजस्थान में कौन सा प्रदेश अपने पाट क्षेत्र से नीचा है? वो है हनुमानगढ़ जंक्शन। जंक्शन। ठीक है, तो घग्गर का प्रवाह जो होता है इस टाइप में होता है बेटा। ये जो नाली है, ये नाली इस टाइप में है, ध्यान से देखो, यूं है ये। और घग्गर जो बह रही है वो यहां बह रही है। और ये क्या है? इसका पाट। और ये क्या है? इसका पाट।
और ये क्या है, नाली। ठीक है। अब बाढ़ कैसे आएगी बच्चों, बाढ़ ऐसे आएगी, शट शट। आ गया समझ में। मान लो अपन घग्गर के एरिया में है, और यहाँ काका जी खड़े हैं और यहाँ काकी खड़ी है। क्या काकी काका को देख पाएगी? नहीं, क्योंकि तटबंध ऊपर है। काका यहाँ आकर आवाज मारेगा तब काकी को देखेगा। और ध्यान दो, बाढ़ के कारण काका कहाँ चला जाएगा? आ गया समझ में। तो घग्गर से बाढ़ छलक कर आती है, इसीलिए इसे नट नदी भी कहा जाता है। और और ध्यान दें, घग्गर वर्षा काल में अनूपगढ़ तक बहती है और बाढ़ की स्थिति में फोर्ट अब्बास तक चली जाती है। वापस बोल रहा हूं मैं, सारी बातें 1 मिनट में फिर लिखना आपको, ठीक है। हनुमानगढ़ गंगानगर जिला। घग्गर के प्रवाह को नाली कहा जाता है। घग्गर की पुरानी घाटी को द्रस्वती कहते हैं। द्रस्वती के फ्रंटियर जो सैंड ड्यून है, अनुप्रस्थ और बरखान प्रकार के हैं, ठीक है। घग्गर घाटी में दोनों पाटों को, तटबंधों को पाट कहा जाता है, और इसके फ्रंटियर जो खादर मिट्टी है उसे बग्गी या काठी कहते हैं बेटा। और घग्गर के ओल्ड एंड न्यू प्लेन को थली कहते हैं। आ गया समझ में। चले आगे। ये सिंचित प्रदेश है, यहाँ 3 नहरें सिंचाई कर रही है। कितनी नहरें? 3। नाम बताओ देखे। 3 नहरें कौन कौन सी? पहली है बेटा गंग नहर, दूसरी कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर, और तीसरी कौन सी है? सिद्धमुख नहर। ये 3 नहरें हैं जो यहाँ स्वतंत्र है, तीनों ही, एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। तीनों प्रोजेक्ट अलग अलग है। सिद्धमुख नोहर, सिद्धमुख रतनपुरी एक हो गया, दूसरा है आईजीएनपी, और तीसरा है गंग नहर। ये तीनों नहरें इस क्षेत्र में सिंचाई करती है। ठीक है, नोट कर लो आगे अगली लाइनों में। घग्गर के वर्तमान प्रवाह को, घग्गर के प्रेजेंट फ्लो को, वर्तमान प्रवाह को, घग्गर के वर्तमान प्रवाह को नाली कहा जाता है। आज जो बहती है उसे क्या कहते हैं? नाली। नाली कहते हैं। जिसके तटबंधों को पाट कहा जाता है, जिसके तटबंधों को पाट कहा जाता है, जिसके तटबंधों को पाट कहा जाता है, पाट कहा जाता है। घग्गर के नए व पुराने मैदान को, घग्गर के नए व पुराने मैदान को थली क्षेत्र कहा जाता है, थली क्षेत्र कहा जाता है। घग्गर के खादर मैदान में ब्राउन एल्वल सॉइल है। घग्गर के खादर मैदान में भूरी जलोढ़ मिट्टी है, जिसे जिसे बग्गी या काठी कहा जाता है, जिसे बग्गी या काठी कहा जाता है, बग्गी या काठी कहा जाता है। बग्गी या काठी कहा जाता है। अनूपगढ़ के आसपास, अनूपगढ़ के आसपास घग्गर नदी अनुप्रस्थ धोरों में, अनूपगढ़ अनुप्रस्थ याद रह जाएगा ना। अनूपगढ़ के आसपास घग्गर नदी अनुप्रस्थ धोरों में, अनुप्रस्थ धोरों में विलुप्त हो जाती है। अनुप्रस्थ धोरों में विलुप्त हो जाती है। हाँ, धोरे बोला ना मैंने, धोरे।
धोरे, धोरे का मतलब क्या होता है? बालू का स्तूप। धोरे, दरियन, ठीक है, बालू का स्तूप, सैंड ड्यून, रेत का जमाव। हिंदी में क्या कहेंगे इसे? अंग्रेजी, हाँ, हिंदी में रेत का जमाव। नोट कर लिया? आ गया पूरा समझ में? बोल तो जाओ। हाँ, ध्यान है। पूरा आ गया समझ में? ये पुरानी है, वो नई है, ठीक है। और पुरानी नई का मतलब हे प्रभु ठीक है। पुरानी को क्या कहते हैं? दृश्यवती, और नई को क्या कहते हैं? घग्गर। चले आगे। सेकंड नंबर पे लिखो शेखावाटी। नदी में पढ़ लेंगे बाकी बातें, इसमें पढ़ लेंगे नदी में। नदी भी तो आएगी आगे। सेकंड नंबर, 2 नंबर पे लिखो शेखावाटी प्रदेश। एक लाइन लिखना भूल गए, चलो आगे देखेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन अपने आसपास के क्षेत्र से नीचे है। ये लाइन तो लिखी नहीं है क्या? एक लाइन जितनी जगह है? लिख लो तो। हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर के पेटे से नीचे स्थित है। हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर के पेटे से, पेटे मतलब नाली से, नीचे स्थित है। नीचे स्थित है। दूसरा लिखो शेखावाटी। क्या लिखा? शेखावाटी। पहले नुमा आकृति में कौन सा जिला स्थित है? सीकर। सीकर की आकृति पहले नुमा ही है ना? ये झुंझुनू। और इधर ये आ गया नागौर की लाडनू तहसील। नागौर जिले की कौन सी तहसील? लाडनू। सीकर। ये झुंझुनू। और ये चूरू। पहले बोर्ड पे समझ लेना पूरा का पूरा कंटेंट। 3 मिनट में पूरा समझा रहा हूं मैं, पेन को रख ही दो, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। 3.5 जिलों में है। कितने जिलों में? झुंझुनू, सीकर, चूरू और लाडनू। यहां ध्यान दें, सीकर और 3.5 जिले में, तो लाडनू तो एक तहसील है। 3.25, हाँ, लेकिन 3 से ज्यादा है, याद रखना, 2.25 मत बोल देना। ये आ गई शेखावाटी हिल्स, सब जानते हो आप लोग। अब जल्दी से इनका क्रम बताना, देखे नीचे से ऊपर। हाँ, क्योंकि मैंने क्या कहा था, RS प्री में आई ये। अब बोल रहा हूँ कभी लड़की में, सर सिलेबस का पूरा होगा। नाम बताओ। दाता रामगढ़, हाँ बोल बेटा। दाता रामगढ़, खंडेला, नीम का दाना, डाबला सिंगाना और खेतरी सिंगाना। हो गई ना 5? पहचान लोगे ना एग्जाम हॉल में? मैंने पहले दिन पहली क्लास में ये कहा था कि मेरे नोट्स जो लिखाए हैं मैंने, इनको रिपीट कर लेना, कुछ मत करना। और इसीलिए ये 2 चैप्टर लिखा रहा हूं मैं आपको, बाकी तो आपको बाई हैंड दूंगा, ठीक है। इन्हीं को ही पढ़ लेना, यही चीजें आएगी एग्जाम हॉल में, यही दिखेंगे, हाँ ये इसका, ये हाँ ये इसका है। 1 नंबर लगा दूं इसके आगे? ये लो सर, 1 नंबर। सेकेंडरी देखो बेटा, खंडेला, और खंडेला से ये कांतली। कांतली, और कांतली, इट मीन्स ये कांतली बैसीन। तो ऐसे नहीं, ऐसे बनाए इसको, ठीक है। ये पूरा एरिया है इसके कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र में, इसे कहते हैं तोरावाटी बैसीन, ठीक है। तीसरा पार्ट आता है इसका सैंड्यून एरिया। अब देखो ध्यान से, ये आ गए जी भर के, और ये लाडनू,
ठीक है, सीकर में भी है ये बरखान। आगे आगे वो नेटवर्क, कौन सा आगे नेटवर्क। अब देखो शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश के ईस्ट में ऊंचा क्षेत्र है जिसे अरावली की पहाड़ियां कहा जाता है, और वेस्ट में भी ऊंचा क्षेत्र है, बीच में खड्डा है। इस गर्त को, इस बॉलसन को या इस गहरे गर्त को तोरावाटी बेसिन कहा जाता है। क्या कहते हैं? तोरावाटी बेसिन। शेखावाटी क्षेत्र 3 भागों में बटा हुआ है। पहला पार्ट है इसमें अरावली की पहाड़ियां, ठीक है, या शेखावाटी की पहाड़ियां, जिसमें घास के मैदानों को बीड़ कहा जाता है। ठीक है, बीड़ झुंझुनू, बीड़ मनसा माता, बीड़ बासियाल, बीड़ खेतड़ी, ये सब कंजर्वेशन क्षेत्र है जिनके नाम लिए मैंने। बीड़ साकंबरी, ठीक है, ये सारे के सारे बीड़ जिसमें पेड़ भी है और घास भी है, और तेंदुए मिलते हैं बहुतायत से। क्या मिलते हैं? तेंदुए। अब देखो, सेकंड नंबर का पार्ट है कांतली बेसिन। ठीक है, कांतली बेसिन जो है वो कांतली नदी का मैदान है, जिसे तोरावाटी का मैदान भी कहा जाता है, और ये पूरे भारत में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल दोहित क्षेत्र है पूरे भारत का। ठीक है, चाहे इसरो का पूछो, चाहे नासा का पूछो, या केंद्रीय भूजल बोर्ड पूछो, राजस्थान वाटर डिपार्टमेंट पूछो, कोई सा भी आंकड़ा पूछ ले और ये पूछे सवाल में कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन करता है, शेखावाटी। शेखावाटी में भी तोरावाटी, कौन सा बेसिन? तोरावाटी बेसिन। इसका तीसरा भाग कहलाता है सैंड्यून एरिया, बालू का स्तूप प्रदेश। ये तो पहला हो गया शेखावाटी हिल्स, और दूसरा भाग हो गया अपना तोरावाटी बेसिन, और तीसरा एरिया कहलाएगा बालू का स्तूप। मुक्त या युक्त? युक्त प्रदेश। ये 3 प्रदेश है किसके? शेखावाटी के। अब पहला देखो ध्यान से, पहले नंबर का क्षेत्र शेखावाटी की पहाड़ियां सीकर व झुंझुनू जिले में है। वर्ड्स पे पहचानना, सीकर व झुंझुनू जिले में। दूसरा, तोरावाटी का मैदान झुंझुनू व सीकर जिले में है। झुंझुनू व सीकर, नॉट सीकर झुंझुनू, झुंझुनू व सीकर। शेखावाटी की पहाड़ियां सीकर व झुंझुनू जिले में है। तोरावाटी का मैदान झुंझुनू व सीकर जिले में है। ठीक है, आ गया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं? हाँ, उल्टा उल्टा, पहले किसको लेना है ये देख लेना। और तीसरा पार्ट जो है वो चूरू व सीकर जिले में है। ठीक है, कौन सा? बालू का स्तूप क्षेत्र। इसमें जिले ही आएंगे आपके कि तोरावाटी बेसिन है, ए चूरू व झुंझुनू में, बी झुंझुनू व सीकर में, सी सीकर व चूरू में। इस तरीके से आएगा सवाल। तो ज्यादा एरिया किसमें? झुंझुनू में है तोरावाटी का, और कम एरिया किसमें? सीकर में है। शेखावाटी पहाड़ियों का ज्यादा एरिया सीकर में है और कम एरिया किसमें? झुंझुनू में। और सैंड ड्यून का ज्यादा एरिया किसमें? चूरू में। और कुछ पार्ट जो है वो सीकर में है। आ गया समझ में? ठीक है, पूरब में घास के मैदानों को बीड़ कहते हैं, और पश्चिम में छापर कहते हैं। पूरब में तो ये बीड़ आके लो, इसमें 2 बीड़ के नाम लिख देता हूं मैं। ओरण, ध्यान दो, अलग चीज है ओरण। एक मिनट रुको, ओरण अपन ने, ध्यान दो, देवताओं के लिए कोई जगह छोड़ दी, उस पर कोई घास वास और पेड़ उग गए, ठीक है, उसे ओरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरण। लाइक दिस डाड देवी ओरण, कहाँ है ये? कोटा में है। ठीक है, देवताओं के निमित्त छोड़ी गई जगह पर ऑटोमेटिकली जो पेड़ पौधे जंगल उग जाता है, ऐसे वनों को ओरण कहा जाता है। ठीक है, और ध्यान दो, छोटा गांव के आसपास का छोटा जंगल वाला क्षेत्र जिसको रेवेन्यू में जंगलात कहा जाता है, पटवारी क्या कहता है? जंगलात। जंगलात का छोटा क्षेत्र बनी कहलाता है, और बड़ा क्षेत्र जो है बीड़ कहलाता है। बना नहीं, बना बनी का मत गाने लग जाना। छोटा एरिया बनी कहलाता है और बड़ा एरिया बीड़ कहलाता है। और ऐसे घास के मैदान जो लंबे लंबे घास ही घास चल रही है, उसे छापर कहते हैं। क्या कहते हैं? छापर कहते हैं। तो इधर तो आ गया अपना ये ताल छापर, रंग ही चेंज नहीं करने दिया मुझे। ताल छापर।
सुजानगढ़ में है ना, ये ताल छापर, और ये मनसा माता बीड़, मनसा माता बीड़। आ गया समझ में? पूर्व में तो क्या कहते हैं, बीड़, और पश्चिम में क्या कहते हैं, छापर। जबकि गोडवाड़ प्रदेश में इन्हीं मैदानों को रोही कहा जाता है। इसीलिए अपने जिले का नाम क्या रखा गया, सिरोही। ठीक है, आ गया समझ में? घास के मैदान है, सिरोही, बीड़, छापर, मैंने लिखा है, अभी भी आपको लिखा है ना। चित्र समझ में आ गया? लिखा दूं मैं? चले आगे, लिखो शेखावाटी। लिखे बेटा? ये चित्र तो फोटो खींचनी है इसकी तो। ले फोटो बेटा, ले फोटो। देखो, आप मुझे डरा के पढ़वाओगे मुझसे, तो मैं अपना पूरा पढ़ा नहीं पाऊंगा। जैसे शुरू शुरू में किया कि हम तो फर्स्ट ग्रेड में हैं, ठीक है, और डरा के सर डरते रहे। इतनी क्यों टेंशन में हो रही है बेटा? मैं तो हंसी मजाक करता रहता हूँ। शुरू शुरू में डर लगता था। शुरू शुरू में लगा था बेटा, 2-3 दिन लगा था, ऐसा लगा फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं। फिर उसके बाद में चले आगे, लिखो इसमें जिले लिखो सबसे पहले तो। चूरू, सीकर, झुंझुनू। चूरू, सीकर, झुंझुनू व डीडवाना जिले की लाडनू तहसील। चूरू, सीकर, झुंझुनू व डीडवाना जिले की लाडनू तहसील। लिख लिया? अगली लाइन में, शेखावाटी प्रदेश के 3 उपविभाग हैं, 3 सब डिवीजन हैं। शेखावाटी प्रदेश के 3 उपविभाग हैं। कितने सब डिवीजन है बेटा? 3। पहला लिखो शेखावाटी हिल्स। जिले बड़े सावधानी से लिखना बच्चों। पहला लिखो शेखावाटी हिल्स। जिले कौन से आएंगे? सीकर, झुंझुनू। सीकर, झुंझुनू। लिख लिया? छोड़ो इसको। दूसरे नंबर पे लिखो तोरावाटी का मैदान। तोरावाटी का मैदान। तोरावाटी का मैदान। और जिले लिखो झुंझुनू, सीकर। और इसमें लिखो 2 बातें। पहली लाइन, यह कांतली नदी का बेसिन है। यह कांतली नदी का मैदान है। कौन सी नदी का बेटा? कांतली नदी का मैदान है। यह भूमिगत जल दोहन में, भूमिगत जल दोहन में, दो है न, भूमिगत जल दोहन में अति संवेदनशील क्षेत्र है। सुपर क्रिटिकल एरिया है, अति संवेदनशील क्षेत्र है। अति संवेदनशील क्षेत्र है। नोट कर लिया बेटा? अति संवेदनशील क्षेत्र है किसमें? ग्राउंड वाटर यूज में। अगले चले, तीसरे नंबर पे लिखो, 3rd नंबर, सैंड ड्यून एरिया, बालू का स्तूप प्रदेश। बालू का स्तूप प्रदेश चूरू व सीकर में। चूरू व सीकर में। और इसमें लिखो, यहां बरखान बालू का स्तूपों की प्रधानता है।
बरखान बालू का स्तूपों की प्रधानता है, मेजोरिटी है। बरखान बालू का स्तूपों की प्रधानता है। इन बालू का स्तूपों में बनने वाली झीलों को सर कहा जाता है। इन बालू का स्तूपों में बनने वाली झीलों को सर कहा जाता है। सर कहा जाता है। बनने वाली झीलों को सर कहा जाता है। शेखावाटी में, अगली लाइन में, शेखावाटी में पश्चिम में ग्रासलैंड को, पश्चिम में घास के मैदानों को छापर तथा पूर्व में, शेखावाटी में पश्चिम में घास मैदानों को छापर तथा पूर्व में, ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व में बीड़ कहा जाता है। मनसा माता बीड़ कहाँ है? झुंझुनू में। साकंबरी बीड़ कहाँ है? सीकर में। सीकर और झुंझुनू दोनों में ही है। और ताल छापर कहाँ है? चूरू में। तीनों के नाम लिखो नीचे। मनसा माता बीड़ झुंझुनू, मनसा माता बीड़ झुंझुनू। याद रखना, ये लेपर्ड प्रोजेक्ट में आ गया है ये एरिया। मनसा माता बीड़ झुंझुनू लिख लिया। दूसरा लिखो इसी में ही एग्जाम्पल, साकंबरी बीड़, साकंबरी, साकंबरी बीड़, ये सीकर व झुंझुनू दो जिलों में है। और तीसरा लिखो ताल छापर, ये चूरू जिले में है। आ गया बेटा समझ में? कोई डाउट किसी को? चले आगे, आगे चले ना। तीसरे नंबर पे लिखो नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि, नागौरी अपलैंड। और जिला है बेटा इसमें नागौर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, डीडवाना, कुचामन। कौन कौन से जिले? नागौर, डीडवाना, कुचामन। लिख लिया? अब देखो बोर्ड पे, पहले चित्र देख लो, दो बातें इंपॉर्टेंट है इसकी। ये नागौर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और ये डीडवाना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, और ये सांबर का कैचमेंट एरिया, ये लेक सांबर। कौन सी झील? सांबर, सांबर लेक। नीचे एरिया है परबतसर, कलर कौन सा लें? ये ले लेते हैं परबतसर। यहाँ आ गया ये पुष्कर, एक ही आ जाएगा पी पी, ये पुष्कर। ये आ गया पी थावला। कौन सा थावला? थावला नाम सुन रखा है? पी थावड़ा। इधर आ गया ये मेड़ता। कौन नाचती है? मीराबाई नाचती थी। और ये कुचेरा। क्लियर? चित्र आ गया समझ में? अपर पार्ट में इधर ये सीकर आ गया, जयपुर आ गया, अजमेर आ गया, इधर ये बीकानेर आ गया, ठीक है, चूरू आ गया, बीकानेर आ गया, इधर फलोदी आ गया, जोधपुर आ गया और पाली आ गया। अब देखो दो बातें। पहली, पुष्कर, परबतसर,
ठीक है, कलर चेंज कर ले। अब समझ में आ रहा है कलर का कितनी दिक्कत होती है रही। और ये कुचेरा तक एक बेल्ट चल रही है, इस बेल्ट को कहते हैं हॉन्च बेल्ट। क्या कहते हैं? हॉन्च बेल्ट, कुबड़ पट्टी। क्या कहते हैं? कुबड़ पट्टी। ठीक है, ये कुबड़ पट्टी। और ऊपर खारे पानी की झीलें हैं, 35 सागर का अवशेष है, और माइकासिस्ट चट्टानों का क्षेत्र है। माइकासिस्ट रॉक्स का क्षेत्र है ये, चट्टानों का क्षेत्र। अब आगे देखो ध्यान से, कौन सी चट्टान है? माइकासिस्ट। ऊपर से निकल के ये चली गई कांतली, बोलो है ना। और अजमेर से पुष्कर और यूं निकल के यूं आ गई अपनी लूणी। और मेड़ता के पोडलू गांव से निकलकर नीचे आ गई जोजरी। कौन सी? जोजरी। ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा अपर पार्ट पूरे थार डेजर्ट में एक रीजन के रूप में सबसे बड़ा, ये सबसे ऊंचा एरिया है, ऊंचा नागौरी अपलैंड, यानी हिंदी में कहेंगे नागौरी उच्च भूमि। अगर क्वेश्चन आ जाए अर्ध शुष्क प्रदेश में सबसे ऊंचा क्षेत्र है तो कुबड़ पट्टी का है। किसका क्षेत्र है? कुबड़ पट्टी। उसके आगे ऊपर देखे तो खारे पानी की झीलें हैं, और उसके ऊपर देखे तो कांतली बेसिन है जो ऊपर की ओर जा रही है। और इस कुबड़ पट्टी के नीचे देखे तो लूणी की नदियां नीचे की ओर आ रही है। तो इधर देखो मेरी तरफ, ये यूं है, ये कुबड़ पट्टी, ये वाला पार्ट, इधर ये शेखावाटी, और इधर ये लूणी बेसिन। ये थार डेजर्ट का सबसे ऊंचा रीजन है, या अर्ध शुष्क मरुस्थल का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, मिड का भाग। ठीक है, यानी अर्ध शुष्क या थार मरुस्थल का एक सबसे ऊंचा जो प्रदेश है वो नागौरी अपलैंड है। ठीक है, जिसके उत्तर में शेखावाटी है का गर्त है, और नीचे दक्षिण में देखें तो लूणी बेसिन है जिसका ढाल उत्तर से दक्षिणी की ओर है। तो नदियों के आधार पे अपन पहचान सकते हैं कि हाँ किधर ढाल चल रहा है किधर। तो इसीलिए इस पूरे एरिया को क्या कहते हैं? नागौरी अपलैंड। ये तो हो गई आपकी पहली बात। दूसरी बात ध्यान से सुनो, इस प्रदेश में खारे पानी के डीप है, झीलें हैं। ठीक है, इन खारे पानी की झीलों में सॉल्ट का कारण जो है, नमक का कारण, वो यहाँ माइकासिस्ट रॉक्स है। माइकासिस्ट वो रॉक्स होती है बेटा जो सी बॉटम में जनरेट होती है, ओशनिक बॉटम में, लाइक दिस बंगाल की खाड़ी। इधर देखो मेरी तरफ, बंगाल की खाड़ी के पेंदे में आज टुडे 2025 में, ठीक है, जो गंगा और ये नदियां जा रही है इनके साथ जो नमक बहता बहता जा रहा है वो क्या करेगा? मड तो यहीं रह जाएगी और नमक गुड़ के नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो आज बंगाल की खाड़ी में नीचे की ओर नमक बिसता जा रहा है। बाद में क्या होगा? इधर देखो मेरी तरफ, बाद में ये अंडमान निकोबार जब ऊपर आएंगे, क्योंकि पर्वत है ये, ठीक है, ये पर्वत ऊपर आएंगे तो ये दोनों साइड का पानी छलक के बाहर चला जाएगा। तो ये खारे पानी की चट्टानें इन पहाड़ों के साथ ऊपर चली जाएगी। इसीलिए मंडी, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, नमक की चट्टानें हैं वहां। ठीक है, ऊपर लेह लद्दाख में भी नमकीन झीलें हैं। उसका कारण क्या है कि वो ध्यान दें, नमक की चट्टानें, ये ओशियन का एरिया था जो अब ऊपर हो गया। क्लियर? अतः ये भी किसी जमाने में किसका था? ओशियन का पार्ट था। यहां से 33 सागर नीचे उतर गया तो उस पेंदे में बनी हुई चट्टानें हैं। सवाल सीधा सा, कौन से जियोलॉजिकल एविडेंस के, प्रमाण के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि थार डेजर्ट जो है 33 सागर का भाग था? तो राइट आंसर होगा सांबर क्षेत्र में मिलने वाली माइकासिस चट्टानें, क्योंकि माइकासिस चट्टानें हमेशा सी फ्लोर में बनती है। ठीक है, समुद्र के पैंदे में बनती है, और जब समुद्र नीचे उतर जाता है तो वो पैंदा ऊपर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो उसमें मीठा पानी जाएगा, मीठा पानी जाएगा तो नमक बाहर आ जाएगा और पानी उड़ जाएगा। क्या बनकर? भाप बनकर। आ गया समझ में? तो इसी कारण ध्यान दो, यहां से नमक खत्म ही नहीं होता, और ये काफी मोटी पड़ते हैं सॉल्ट की।
पहली बात, दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात पे चल रहे हैं। इस पूरे एरिया में सबसे जो ऊंचा क्षेत्र है, ठीक है, कुबड़ पट्टी का, वहां ग्राउंड वाटर में, ठीक है, एक ऐसा सॉल्ट है जिसे अपन कहते हैं, ध्यान दो, फ्लोराइड। और फ्लोराइड सॉल्ट बहुत ज्यादा मात्रा में है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, जिस कारण यहाँ लगातार इसका यूज करने से, पीने से, नहाने से नहीं, पीने से हड्डियों की ग्रोथ बढ़ जाती है और कूब झुक जाती है, हड्डियां जो है टेढ़ी हो जाती है। इसीलिए इसे कुबड़ पट्टी, हॉन्च बेल्ट, बांका पट्टी कहते हैं। आ गया समझ में? कौन कौन से जिले ध्यान दें फ्लोराइड की समस्या से ग्रसित है? ए गंगानगर, ठीक है, बी झालावाड़, सी भरतपुर, और डी ध्यान दो बांसवाड़ा। झालावाड़ और कोटा, ये और 12, ये 3 जिले ऐसे हैं जो जल में फ्लोराइड की कमी से जूझ रहे हैं। और डीडवाना, कुचामन, नागौर और अजमेर ऐसे जिले हैं जो जल में फ्लोराइड की अधिकता से जूझ रहे हैं। कमी से अगर जूझेंगे तो ध्यान दो, टाबर टूबर होता ना, गेगरा गेगरी, हो गया, पैदा हो गया। पैदा होने के बाद लंबे टाइम बाद में भी उसके दांत नहीं आते। कोटा झालावाड़, ठीक है, बच्चों के दांत नहीं आते, हड्डियां पूर्णतः विकसित नहीं होती। कहाँ? कोटा, बारा, झालावाड़, हाड़ौती में, ठीक है। जबकि नागौर में थोड़े ज्यादा ही आ जाते हैं। सही बात है ये, ठीक है। नागौर क्षेत्र में, नागौर अजमेर बड़े बड़े आ जाते हैं। वहां जो ध्यान दो, जितने भी लिविंग बींग है वो सब जल में फ्लोराइड की अधिकता से परेशान है, जबकि हाड़ौती प्रदेश जो है जल में फ्लोराइड की कमी से परेशान है, ठीक है। तो राजस्थान में कौन से जिले कमी की समस्या से परेशान है? और अजमेर, नागौर, डीडवाना, कुचामन ये जल में फ्लोराइड की अधिकता से परेशान है। आ गया समझ में? लिखा तुम्हें? लिखो तीनों बातें। इसकी फोटो ले लो तो बहुत अच्छी बात है। लो मैं साइड में बैठ गया। मैं आ रहा हूं, ये लो मैं पूरा ऐड गया। बेटा फोटो ले ले जल्दी। आशीर्वाद है ये, अभिशाप या आशीर्वाद कुछ भी मान लेना। ऐसी सरकारी स्कूल मिलेगी जिसमें लड़के आपसे भी बड़े बड़े होंगे, बॉयज, ठीक है, और वो कहेंगे मैडम हाँ थोड़ा ऊपर लिखो। होता ही क्या है, ऐसे मिलेंगे आपको। अब ये जो मैंने बोला, अच्छा एक बात बता, ये जो बोला है ये श्राप बोला है या आशीर्वाद बोला है? कैसे पता चला? क्योंकि मैंने शुरुआत में क्या बोला, सरकारी स्कूल बोला था ना। वेरी गुड, फर्स्ट ग्रेड में लगेगी जरूर। अरे मैं लिखा दूं क्या? लिखो, लिखो, इसमें जिले लिखो सबसे पहले। डीडवाना, कुचामन लिखवा दिए, अजमेर भी लिख लिया, अजमेर भी लिखो। तो ये नहीं लिखवाया था ना, इसलिए बोला था मैंने वापस। अजमेर, अगली लाइन में लिखो, ये थार मरुस्थल का सर्वोच्च प्रदेश है। यह थार मरुस्थल का सर्वोच्च प्रदेश है, प्रदेश, रीजन, सबसे ऊंचा प्रदेश है। अब फर्स्ट एरो लगा के लिखो, इस प्रदेश में खारे पानी की, इस प्रदेश में, फर्स्ट एरो लगा के, इस प्रदेश में खारे पानी की वो स्थित है। क्या है वो? वो मतलब झीलें, खारे पानी की झीलें स्थित है।
जिनमें सांबर, डीडवाना, कुचामन, जिनमें सांबर, डीडवाना, कुचामन व डेगाना आदि प्रमुख हैं। सांबर, डीडवाना, डेगाना, कुचामन आदि प्रमुख हैं। इन झीलों से नमक उत्पादन का कारण इन झीलों से नमक उत्पादन का कारण नमक उत्पादन का कारण यहां मिलने वाली माइकासिस चट्टानें हैं। यहां मिलने वाली माइकासिस्ट रॉक्स है। यहां मिलने वाली माइकासिस्ट चट्टानें हैं। लिख लिया बेटा जी? अगली लाइन में, सेकंड लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट एरो लगा के, पर्वतसर, कुचेरा, थांवला व पुष्कर। पर्वतसर, कुचेरा, थांवला व पुष्कर के मध्य पर्वतसर, कुचेरा, थांवला व पुष्कर के मध्य भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता है। भूमिगत जल में फ्लोराइड की अधिकता है। जल में फ्लोराइड की अधिकता है। फ्लोराइड की अधिकता है। इस जल का लगातार उपयोग करने से फ्लोराइसिस रोग हो जाता है। फ्लोराइसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है बेटा? फ्लोराइसिस, जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है। हड्डियां मुड़ हो जाती है, बांकी हो जाती है बेटा, बांकी। हड्डियां बांकी हो जाती है। क्या हो जाती है? हड्डियां टेढ़ी, बांकी। इसीलिए इसे बांका पट्टी लिखो। इसलिए इसे बांका पट्टी, बांका, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, हॉन्च बेल्ट, बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी, हॉन्च बेल्ट कहा जाता है। बांका पट्टी, कुबड़ पट्टी व हॉन्च बेल्ट कहा जाता है। लिख लिया बेटा? अगली लाइन में, नागौरी उच्च भूमि के उत्तर में शेखावाटी बेसिन है। नागौरी उच्च भूमि के उत्तर में शेखावाटी बेसिन है। शेखावाटी बेसिन है। तो कुबड़पट्टी के दक्षिण में तो कुबड़पट्टी के दक्षिण से कुबड़पट्टी के दक्षिण से लूणी व जोजरी नदियों का मैदान प्रारंभ हो जाता है। लूणी व जोजरी नदियों का मैदान प्रारंभ हो जाता है। सही बोला ना मैंने? इस कुबड़पट्टी के दक्षिण में कौन है? लूणी व जोजरी। और उत्तर में कौन है? शेखावाटी। और मध्य में कौन है? खारे पानी की झीलें। लूणी व जोजरी नदियों का मैदान प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तीनों पार्ट समझ में आ गए? तीनों मानचित्र मैंने बना दिए।
चौथा पार्ट लिखो लूणी बेसिन। कौन सा बेसिन? लूणी बेसिन। लिखा दूं इसको, पढ़ा दूं ना साथ के साथ, इसको क्यों छोड़े? नहीं भाई, आप लोगों में से किसी का मानसिक रूप से नहीं सर इतना ही। बोलो बच्चों। अब आप नहीं भी कहोगे तो भी मैंने तो शुरू कर दिया, देखो। ये लो साहब, ये कौन सी नदी है? लूणी। लूणी नाम याद रखना, कौन सी है बेटा? लूणी। पहला जिला है इस पे नागौर। कौन सा है? नागौर। दूसरा ब्यावर, अजमेर, पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर। और कौन सा लोत्रा आता है? अच्छा, बालोत्रा। बालोत्रा। और ये प्यारा सा सुंदर सा बाड़मेर। ठीक है, ये जिले आएंगे। क्या हुआ? बाड़मेर को जाके घूमो तो सही, सर्दियों में घूमने लायक है वो तगड़ा वाला। देख लिए जिले, ये पूरा का पूरा लूणी मैदान। अब देखो ध्यान से, वन बाई वन। अगली रिवर आएगी, थोड़ी सी पतली बना देता हूं मैं। पाली। पाली से सिरोही जालोर होते हुए आकर इसमें मिलती है, इसका नाम है जवाई। क्या नाम है बेटा? जवाई। और पाली से इसमें आकर मिलती है, इसका नाम है बांडी। बांडी। और ऊपर नागौर से आकर जोधपुर जिले में ये आकर मिल रही है जोजरी। कौन सी? जोजड़ी या जोजरी। और ये लास्ट में आकर मिलती है सागी। जवाई, सागी, बांडी, इनके मिड के मैदान को, अब ध्यान से बोर्ड पे नजरें, पहले ध्यान दो, कहीं इधर उधर ध्यान आ तो कोई बात नहीं, अब इधर देखना। इस पूरे मैदान को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है। कौन सा प्रदेश? गोडवाड़। गोडवाड़ प्रदेश। जोजरी से लेकर बांडी के बीच का मैदान मारवाड़ कहलाता है। ये पूरा एरिया मारवाड़ का, ये नीचे का एरिया गोडवाड़ का, और नीचे नीचे का भाग जो है उसको अपन कहेंगे नेहड़ बेसिन। तो लूणी पूरे मैदान के 3 पार्ट है बेटा। सबसे अपर पार्ट को कहते हैं मारवाड़, मिड पार्ट को कहते हैं गोडवाड़, और सबसे सदर्न पार्ट को, जो बाड़मेर और जालोर जिलों में है, नेहड़। बाड़मेर और जालोर में नेहड़। जालोर, पाली, सिरोही और बालोतरा जिलों में गोडवाड़। जालोर, पाली, सिरोही और बालोतरा जिले में कौन सा है? गोडवाड़। तो बाड़मेर और जालोर में कौन है? नेहड़। तो पाली, ब्यावर, नागौर और जोधपुर में है मारवाड़। मारवाड़ का मतलब है पाली, जोधपुर। और गोडवाड़ का मतलब है जालोर, पाली, बालोतरा, सिरोही। और नेहड़ का मतलब है बाड़मेर और जालोर का सांचोर। इसे नेहड़ कहते हैं, नीचे नीचे वाला। तो लूणी के कितने फिजिकल पार्ट, सब डिवीजन है? 3। ठीक है, मारवाड़, घोड़वाड़, नेहड़। ऊपर से नीचे का क्रम बताओ। मारवाड़, घोड़वाड़, नेहड़। ठीक है। निम्न में से कौन सा जिला समूह मारवाड़ को रिप्रेजेंटेशन करता है? ए, नागौर व जोधपुर। बी, जोधपुर व पाली। सी, पाली व जालोर। और डी, जालोर व जोधपुर। जोधपुर व पाली। नागौर भी सही है, लेकिन नागौर का कुछ पार्ट नीचे नीचे का आ रहा है, मेड़ता से नीचे का, वो मारवाड़ है। इधर अपन देखे तो गोविंदगढ़ और पीसांगन अजमेर जिले में, ब्यावर, यहां से इधर का भाग मारवाड़ में आता है। बर, सेंधड़ा, सोजत, रायपुर, पाली, बिलाड़ा, जैतारण, जोधपुर, ये मारवाड़ है।
लेकिन जो ही नीचे पाली से नीचे चलेंगे गोडवाड़ आ जाएगा पूरा पूरा। ठीक है। और इधर नीचे नीचे चले तो दलदल आ जाएगा। इस दलदल को क्या कहते हैं? नेहड़। क्लियर? पूरा चित्र आ गया समझ में? यही मेन बात है। बालोत्रा तक लूणी का मैदान मीठा है, बालोत्रा के दक्षिण में खारा है। बालोत्रा तक बाढ़ नहीं आती, बालोत्रा से दक्षिण में नमकीन बाढ़कृत दलदलीय मैदान है जिसे नेहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेहड़। आ गया समझ में? बरसात, ध्यान से देखो, बरसात पाली में बांडी और जवाई नदियों के अपर पार्ट में आती है, रणकपुर में और एरनपुरा में भयंकर बरसात आ रही है। तो बाढ़ कहाँ आती है? बालोतरा से नीचे की ओर, गुड़ामलानी से नीचे। हमेशा याद रखो बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा से। इसीलिए इस जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। बालोतरा भी तो बाड़मेर का ही भाग था। जिले का नाम क्या है? बाढ़ की सीमा वाला जिला। मारवाड़ में बाढ़ नहीं आती। मारवाड़ तो हो सकता है रियासत के संदर्भ में हो। ठीक है। किसके संदर्भ में? रियासत के। उसका नाम बाड़मेर है। और सी रोई, रोही भूमि के कारण सिरोही। अब जालोर, जाबलीपुर, जालोर इतिहास के संदर्भ में देखा जाता है। चित्र समझ में आ गया ना बेटा? 3 सवालों के जवाब चाहिए मुझे। तो पहला सवाल ध्यान से सुनो। मारवाड़ प्रदेश के कौन से 2 मेजर जिले हैं? जोधपुर और पाली। जोधपुर और पाली। गोडवाड़ के जालोर और पाली। दोनों जगह पाली आए कॉमन, जालोर और पाली। और नेहड़ में कौन है? बाड़मेर और जालोर। ठीक है। जालोर बड़ा जिला है, छोटा जिला नहीं है। अब तो दोनों मिक्स हो गए। है क्या? कोई है क्या आप में से जालोर का? कोई नहीं है? जोर जबरदस्ती उसको जालोर में डाल रही है। अच्छा, मैं तो डाटा भी नहीं आज, मैंने तो डाटा भी नहीं, कुछ भी बात नहीं की, क्यों नहीं बोल रहे हो? लिखा दूं क्या? लिखो पहली लाइन में, लूणी बेसिन। यह अर्धशुष्क मरुस्थल के सबसे दक्षिण में है। यह अर्धशुष्क मरुस्थल के सबसे दक्षिण में है। अर्धशुष्क मरुस्थल के सबसे दक्षिण में है। दक्षिण में है। नोट कर लिया? सेकंड लाइन में, लूणी मैदान राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। ये दोनों ही सवाल है बेटा, ध्यान रखना। लूणी मैदान राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में है। लिख लिया? अगली लाइन में जिलों के नाम लिख लो जो बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं। आंख बंद करके सबके नाम लिखो। कैसे भी लिख दे रहे बेटा, जो दिख रहे हैं सबके लिख दे। जोधपुर, ठीक है, पाली, अमजेर या अजमेर, अजमेर, ब्यावर, ठीक है, नागौर, बाड़मेर, जालोर, बालोतरा। कट खटा कट खट नोट करो। नीचे वाले में ध्यान रखना थोड़ा सा, वहां वरीयता क्रम रखना। है बेटा? बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, ब्यावर एंड अमजेर। क्या हुआ? अमजेरा का युद्ध। पानी पी ले बेटा। क्या हुआ? पढ़ते हुए ऐसे हिचकी आ जाए ना, समझ लेना सिलेक्शन है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और टॉपर में जाएगा जिसको ज्यादा हिचकी आ रही है वो। ठीक है। वो भाई साहब पानी शुरू कर दिए, हिचकी की कंडीशन खत्म हो जाएगी पानी पीने से। नहीं आ रही तो लाओ उसको कैसे भी करके। नोट कर लिया क्या जिले? चलो लिखो अगली लाइन में।
इस मैदान का निर्माण लूणी व उसकी सहायक नदियां करती है। इस मैदान का निर्माण लूणी व उसकी सहायक नदियां करती है। लिख लिया। अगली लाइन में, अजमेर से बालोतरा तक, अजमेर से बालोतरा तक लूणी का जल या लूणी मैदान का जल, बात एक ही है। लूणी का जल मीठा रहता है, मीठा रहता है। लिख लिया यहाँ तक। लूणी का जल मीठा रहता है। ये क्वेश्चन नहीं आता, ये आता इसके नीचे वाला। ठीक है, अगले में मोस्ट करके लिखो। बालोतरा के दक्षिण में, बालोतरा के दक्षिण में लूणी बाढ़कृत दलदलीय मैदान का, बाढ़कृत, बालोतरा के दक्षिण में लूणी बाढ़कृत नमकीन दलदलीय मैदान का निर्माण करती है। नमकीन दलदलीय मैदान का निर्माण करती है। बाढ़कृत नमकीन दलदलीय, दलदलीय मैदान का निर्माण करती है। लिख लिया बेटा जी। इसमें पहला वर्ड क्या है? बाढ़कृत। ठीक है, तो बाढ़ कहाँ आती है बेटा? बालोतरा के दक्षिण में। दूसरा पार्ट क्या है? नमकीन, यानी यहाँ कच्छ के रण की हवाएं आकर नमक बिछाती है। तीसरी बात क्या लिखी? दलदलीय, यानी नेहड़। नेहड़ का मतलब क्या होता है? दलदल। आ गया समझ में? एक बार बोलो तीनों वर्ड्स को। बाढ़कृत, नमकीन, दलदलीय। दलदलीय किसके लिए? नेहड़ के लिए। बाढ़ कहाँ से दक्षिण में आती है? बालोतरा के। और नमकीन क्यों होता है? क्योंकि कच्छ के रण की हवाएं यहाँ लाकर नमक बिछाती है। आ गया समझ में? यानी बालोतरा के नीचे दलदल, नमकीन दलदल है और ऊपर मीठा मैदान है। क्लियर? अगली लाइन में, लूणी बेसिन के निम्न 3 भाग हैं। निम्न या निम्न? निम्न 3 भाग हैं। और जल्दी से लिखो पहला भाग। पहला पार्ट मारवाड़। और इसमें लिखो, इसमें वरीयता क्रम ध्यान रखना। जोधपुर, पाली, जोधपुर, पाली, नागौर, ब्यावर, ब्यावर, अजमेर। लिख लिया? अंडरलाइन कर लो। किसको? जोधपुर और पाली को। यह मैदान जोजरी, लूणी व बांडी नदियों के मध्य स्थित है। बोर्ड पे देखो, जोजरी, लूणी व बांडी नदियों के मध्य है। सही है ना? जोजरी, लूणी व बांडी नदियों के मध्य है। बोर्ड पर देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये जोजरी और वो बांडी, बीच में कौन है? लूणी। ठीक है, अभी तक इसमें से एक सवाल आया है मारवाड़ में, और वो है जोधपुर, पाली। ठीक है, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा गया। लेकिन नीचे वाले में से पूछा गया है क्या? कि ध्यान दो, जवाई व लूणी नदी के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़। देखो बोर्ड पे, लूणी जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है? गोडवाड़। ठीक है, ऊपर सवाल नहीं आया, ये नीचे आ चुका है, इसलिए मैंने ऊपर भी लिखा दिया है। क्या लिखा है मैंने? जोजरी, लूणी और मांडी नदियों के बीच के मैदान को मारवाड़ कहा जाता है। ठीक है, अब नीचे सवाल आया हुआ, ऊपर नहीं आया अभी तक। चलो आगे चले, अगला लिखो। सेकंड नंबर, गोडवाड़ प्रदेश। और इसमें जिले लिखो बेटा, जालोर, पाली। अंडरलाइन करो, जालोर, पाली, सिरोही, बालोत्रा। जालोर, पाली, सिरोही, बालोत्रा। लिख लिया? इस प्रदेश में
अरावली की ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं। इस प्रदेश में अरावली की ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं। अरावली की ग्रेनाइट पहाड़ियां हैं जिन्हें भाकर कहा जाता है। जिन्हें भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाकर। भाकर कहा जाता है। लिख लिया जाता है। हाँ, कंगेनुमा वही है, वो एरिया वही तो है। अगली लाइन में ये क्वेश्चन एक नहीं दो तीन बार आया बेटा, बोलूं मैं। लूणी जवाई के मैदान, लूणी जवाई नदियों का क्षेत्र, लूणी जवाई नदियों का क्षेत्र इसी प्रदेश में है। लूणी जवाई नदियों का क्षेत्र इसी प्रदेश में है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि लूणी जवाई नदियों के मैदान को क्या कहा जाता है? गोडवाड़ प्रदेश। आ गया समझ में? चले आगे बेटा जी। अगला लिखो लास्ट, नेहड़ बेसिन। नेहड़ बेसिन, इसमें तीन बातें लिखनी है आपको। पहली तो जिले लिखो इसके। नहीं नहीं नहीं, बाड़मेर जालोर। बाड़मेर जालोर। लिख लिया? बाड़मेर जालोर। यह नमकीन, पूरा लिखते, यह बाढ़कृत नमकीन दलदलीय मैदान है। यह बाढ़कृत नमकीन दलदलीय मैदान है। बाढ़कृत नमकीन दलदलीय मैदान है। यह राजस्थान में कच्छ के रण का भाग है। यह राजस्थान में कच्छ के रण का भाग है। राजस्थान में कच्छ के रण का भाग है। किसका भाग है? रण ऑफ कच्छ का। नोट कर लिया बेटा? याद रखना यहाँ कौन सी कैनाल सिस्टम है, तो नर्मदा नहर है। और ये क्या रण है, प्लस सेम की समस्या है। अतः यहाँ कंपलसरी फाउंटेन मेथड इरिगेशन सिस्टम कंपलसरी किया गया है। फव्वारा, अनिवार्य फव्वारा सिंचाई पद्धति और बूंद बूंद सिंचाई पद्धति इस क्षेत्र में कंपलसरी लागू की गई। क्यों? क्योंकि ये दलदल है। दूसरी बात है सेम की समस्या है यहाँ, ये नीचे वाला एरिया आ गया, इसीलिए नर्मदा क्या नहर आई ना राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान में नर्मदा नहर 2.46 लाख हेक्टर भूमि पर सिंचाई करती है। और कौन कौन से जिले लाभान्वित है? जालोर और बाड़मेर। तो यही तो एरिया है इसमें। ठीक है, गेहूं की ऐसी ब्रीड या किस्में बोई जाती है जो, ध्यान दो, साल्ट को सहन कर ले। और वर्तमान में ये एक एग्रीकल्चर एरिया जनरेट हो गया। तो बाड़मेर कोई छोटा मोटा जिला थोड़ी है। बाड़मेर देखो पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध हो गया, पशुओं के लिए प्रसिद्ध है, अपनी संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब सबसे ज्यादा हीरे के भंडार विश्व में कहाँ मिले हैं? बाड़मेर में। अब वो बालोतरा हो गया, हालांकि कहाँ मिले हैं? बाड़मेर में। प्लस दूसरी बात है, रिफाइनरी बन जाएगी, उसके बाद वारे न्यारे है। प्लस कांडला बंदरगाह को बाई केनाल नहर से किससे जोड़ा जाएगा? सांचौर से। ठीक है, और इसमें अडानी समूह लगा रहा है पैसा, यानी नीचे कांडला से सीधी सांचौर तक एक नहर बनाई जाएगी, तो जितने शिप है वो एंटर कर जाएंगे नहर में। इन फ्यूचर ये बड़ा समृद्ध क्षेत्र होगा। रणखार यहाँ कंजर्वेशन क्षेत्र है जालोर जिले में। कौन से जिले में? जालोर, सांचौर में। ठीक है, रणखार 16वां कंजर्वेशन क्षेत्र था अपना। तो अपने कंजर्वेशन तो है ही नहीं कोर्स में, तो अपन उसके बारे में बात ही नहीं करें। ठीक है, तो भी कंटिन्यू अगले टॉपिक के साथ फिर कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, मस्त रहो, हिचकी लो 2 बार और, ताकि जल्दी सिलेक्शन हो बेटा। और जल्दी से काजू कतली खिलाए। क्या खिलाएगी? काजू कतली।